गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताते हैं कि क्या होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा कहानी समझिए। फैराडे के हिसाब से जब कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो वहां पर एक फ्लक्स क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप स्टार्ट करोगे बनाना तो एक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज करते हैं जब, तो करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, तो वहां पर लेंज लॉ भी काम करता है। तो देखिए, फैराडे के अकॉर्डिंग ये हमने कॉइल ली है और उस कॉइल में हमने करंट को प्रोड्यूस किया है, यानी करंट हमने दिया है इसको। तो याद रखिए, जब किसी भी कॉइल में करंट हम देंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी कॉइल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है चलना। लेकिन फैराडे के हिसाब से जब तक आप फील्ड में चेंज नहीं लाएंगे, फ्लक्स में चेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होती। यही उनका एक्सपेरिमेंट था फैराडे का, कि जब उन्होंने फील्ड को चेंज किया, चेंजिंग ऑफ फील्ड क्रिएट इंड्यूस्ड करंट, या यूं कह सकते हैं चेंजिंग ऑफ फ्लक्स इन करंट इंड्यूस्ड करता है। हमने करंट अगर स्टार्ट करी इसमें और करंट कांस्टेंट है तो फील्ड तो रहेगी, लेकिन कोई भी दूसरी करंट इंड्यूस नहीं होगी। जब हम इस करंट को, यानी कि इस करंट को जब हम बढ़ाएंगे घटाएंगे, क्योंकि करंट के बढ़ने घटने से फील्ड बढ़े घटेगी, और जब फील्ड घटे बढ़ेगा तो फ्लक्स क्रिएट होगा। क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए। या तो आप ए चेंज करें या बी चेंज करें। तो कॉइल का एरिया तो हम चेंज नहीं करेंगे बार बार, तो चेंज हमारे पास में क्या चेंज है, फील्ड चेंज है। फील्ड का चेंज कर सकते हैं, और फील्ड किससे चेंज होगी, करंट से। समझिए बात को, हम इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस दे रहे हैं और कांस्टेंट अगर करंट देंगे तो फील्ड क्रिएट हो जाएगी, कांस्टेंट फील्ड क्रिएट हो जाएगी। जब कांस्टेंट फील्ड क्रिएट होगी तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम करंट को बढ़ाएं घटाएं, रोकें, बंद करें, शुरू करें, तो ऐसा करने से, करंट बदलने से फील्ड बदलेगा। जो ये फील्ड इसके अंदर से जा रहा है वो बदलेगा, और जब फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और जब फ्लक्स बदलेगा तो एक वोल्टेज जनरेट होगा, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अब आ जाइए फैराडे के सेकंड रूल में। जो करंट इंड्यूस्ड होती है वो उसी का अपोज करती है जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। यानी इसमें जो करंट हमने दी वो मेन करंट हमारी ऐसे है, लेकिन जो करंट इंड्यूस्ड होगी वो हमेशा इसका अपोज करेगी, इसके चेंज को रोकने की कोशिश करेगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगी इस केस में। लेकिन कब, जब आप मेन करंट इंक्रीज कर रहे हैं। जब आप मेन करंट आप इंक्रीज करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगी अकॉर्डिंग टू फ्लेंज रूल। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी, इसके जो मेन करंट है उसको रोकने की कोशिश करेगी। सिंपल सी बात है, ठीक, यहां तक समझ गए। अब इसमें आ जाइए। इसमें हमने क्या दिखाया है कि मेन करंट डिक्रीज हो रही है। जो मेन करंट है वो डिक्रीज कर रहे हैं। अभी यहां इंक्रीज कर रहे थे, यहां डिक्रीज कर रहे हैं। यानी अगर 6 एम्पियर है तो 5 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। तो जब मेन करंट इंड्यूस्ड हो, जब मेन करंट हमारी डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगी, अपोज करेगी करंट का जो डिक्रीज होना है, मेन करंट का डिक्रीज होना। इंड्यूस्ड करंट उसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी कि कम ना हो। तो वो उसी डायरेक्शन में, यानी हमारे मेन करंट की ही डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। यानी यहां पर तो अपोजिट हो रही थी, लेकिन यहां पर इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, मेन करंट की ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। क्यों, क्योंकि इसका काम है अपोज करना। जब ये बढ़ रही थी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अपोज कर रही थी। जब ये घट रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फिर से क्रिएट हो गया। अपोजिट का मतलब घटने को न घटाना, घटने को न घटने देना। तो उसके लिए ये क्या करेगी, मेन करंट की तरफ चल पड़ेगी, मेन करंट की डायरेक्शन में चल पड़ेगी। तो दोनों चीजें उम्मीद है समझ में आ गई। अब ये सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमेना है। ये फिनोमेना क्या है कि जब
changing the current, the phenomena in which on changing the current, जब हम करंट को चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब वोल्टेज सेटअप हो जाता है, क्योंकि करंट इंड्यूस्ड हो रही है। तो जब करंट इंड्यूस्ड हो रही है तो करंट किसकी वजह से, यानी वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, एक ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है कॉइल में। इसी घटना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब बात आती है मेन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है। तो समझे जरा इसको, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को। अब मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ कॉइल n है, इफ n इज द नंबर ऑफ कॉइल, n नंबर ऑफ कॉइल है, तो वो जो मान लीजिए एक कॉइल में करंट I फ्लो हो रही है, सॉरी एक कॉइल में फ्लक्स फाई है, यानी फ्लक्स यानी B इंटू A, एक कॉइल की बात कर रहे हैं, और हमारे पास कितनी कॉइल है, n कॉइल है, तो टोटल फ्लक्स कितना क्रिएट होगा, n फाई क्रिएट हो जाएगा। अगर एक कॉइल में फ्लक्स फाई है तो n नंबर ऑफ कॉइल में n फाई फ्लक्स क्रिएट हो गया। अब वो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, ये किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, तो करंट की वजह से क्रिएट हो रहा है, जो हमने मेन करंट दी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेन करंट, यानी ऑलवेज n फाई विल डिपेंड ऑन मेन करंट। अब ये प्रोपोर्शन का साइन जब हटाएंगे आप तो एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ, इसका वो आता है, डेफिनेशन आती है। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए आप लिख सकते हो L इज इक्वल टू n फाई अपॉन I। अब कैसे डिफाइन करोगे, अब ये बोलो कि अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर है, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी हम इसमें 1 एम्पियर की केवल करंट फ्लो कराएं, तो जो फ्लक्स में चेंज आएगा, जो फ्लक्स लिंकेज होगा इस कॉइल में, जो फ्लक्स लिंक होगा n नंबर ऑफ कॉइल्स में, वही फ्लक्स की मैग्नीट्यूड को हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, इफ यूनिट करंट फ्लोज इन कॉइल, if unit current is flows in coil, then whatever flux linkage in the coil, the magnitude of flux linkage will be equal to coefficient of self induction। समझ में आ गई होगी बात, कि अगर यूनिट करंट फ्लो कराएं इसके अंदर, तो जो फ्लक्स लिंक होगा n नंबर ऑफ कॉइल्स में, उसकी मैग्नीट्यूड L के बराबर होगी। यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको डिफिनेशन आसानी से याद हो जाएगा। ये तो हमारा एक टाइप की डिफिनेशन हो गई। दूसरी टाइप की डिफिनेशन को हम दूसरे तरह से, एक और तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, आपने फैराडे का ईएमएफ वाला जो फार्मूला है वो पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा है और आगे भी 12th में भी पढ़ रहे हैं। तो उनका एक फार्मूला बनाया था कि जो E होता है माइनस n डेल्टा फाई बाई डी टी। ये फैराडे का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि E इज इक्वल टू होता है n डेल्टा फाई बाई डी टी। तो अब ध्यान दें, n को अगर हम अंदर कर दें तो क्या बन जाएगा, n फाई अपॉन डेल्टा टी। यानी हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, n फाई को हम क्या लिख सकते हैं, Li। तो आप क्या लिखेंगे, Li अपॉन डेल्टा टी। n फाई की जगह हमने Li लिख दिया। अब देखिए यहां से L तो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा I बाई डेल्टा टी। यहां से हमारा कुछ सामने रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट देखिए क्या आता है। अगर हम L को डिफाइन करना चाहते हैं तो L क्या हो जाएगा, माइनस साइन यहां नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो माइनस साइन हटा देते हैं। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा I बाई डेल्टा टी। अब इसी फार्मूले से हम न्यूमेरिकल भी लगाते हैं और इसी फार्मूले से हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को दोबारा भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, इफ
डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। यानी हम कॉइल में अगर 1 एम्पियर का चेंज 1 सेकेंड में करते हैं, 1 एम्पियर का चेंज मतलब अगर 1 सेकेंड में हम 4 से 5 कर रहे हैं तो अगले 1 सेकेंड में 5 से 6 करें, अगले 1 सेकेंड में 6 से 7 करें। इस तरह से अगर हम कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं तो जो चेंज करने से जो वोल्टेज जनरेट होगा यानी L इज इक्वल टू E, तो वॉट एवर EMF will create, whatever magnitude of EMF will create, that will be equal to the coefficient of self induction if the current is changing 1 ampere per second. If we are changing the current in the coil 1 ampere per second, then whatever the magnitude of EMF will create, so that EMF will be equal to coefficient of self induction. ये इसकी डिफिनेशन बनेगी। दोनों डिफिनेशंस लिख सकते हैं, दोनों पे सवाल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, और ये इसकी थ्योरी है। उम्मीद है समझ में आई होगी बातें, नहीं आई होगी तो फिर उसको हम कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।